साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, निमीषा घर की छोटी बहू थी। विवेक के साथ अभी निमीषा की शादी को 1 साल ही हुआ था कि विवेक के भाइयों ने अपनी माँ को अपने साथ रखने के लिए साफ इनकार कर दिया। अब निमीषा और विवेक तो रहना ही माँ के साथ चाहते थे, मगर कुछ ज़मीन जायदाद के चलते विवेक के बड़े भाई ने ऐसा नहीं करने दिया। मगर जब सब कुछ अपने नाम करवा लिया तो माँ के लिए उनके घर में कमरा नहीं बचा था। कारण बच्चे बड़े हो गए, अलग अलग कमरों में रहकर पढ़ाई करेंगे वगैरह वगैरह। खैर तब से माँ विवेक और निमीषा के पास आकर रहने लगी। विवेक और निमीषा माँ का भरपूर ख्याल रखते। घर में सबसे पहले बनने वाली सब्जी रोटी हो या बाहर से आने वाली मिठाई या फल, सबसे पहले वो माँ को दिया जाता। उसके बाद निमीषा और विवेक या उनका बेटा चंदन खाता। अब चंदन अक्सर अपने पिता से पूछता, पापा आप हर चीज़ पहले दादी को क्यों देते हो? तो विवेक मुस्कुराते हुए कहता, बेटा ये हमारे बड़ों का सम्मान है। देखो कल को जब तुम बड़े हो जाओगे तो सबसे पहले तुम अपने माँ और पिता को प्यार करोगे, उन्हें मान सम्मान दोगे, क्योंकि आज हम तुम्हें प्यार करते हैं, सम्मान से रहना खाना सिखाते हैं वैसे ही। चंदन मुस्कुरा कर रह जाता। ऐसे ही अक्सर कितनी बार मेहमान और दोस्त आते तो वो भी विवेक की बुजुर्ग माता जी से पूछते, आपका बेटा बहू आपका ख्याल तो रखते हैं ना? आपकी बहू ठीक से खिलाती है या नहीं? ये सब सुनकर निमिषा उदास हो जाती, लेकिन विवेक उसे समझाता, निमिषा हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के सम्मान और सेहत की फ़िक्र करनी चाहिए। और जिसको देखना है ये सब यकीन जानो वो सब देख रहा है। तब इस पर निमिषा कहती, आप नहीं समझते लोगों को, करने के बाद भी सुनना पड़े तो सोचे कैसा लगता है। खैर एक दिन निमीषा और विवेक अपने बेटे चंदन के साथ निमीषा की एक सहेली के घर खाने पर गए। वहाँ पर निमीषा की सहेली ने विवेक और निमीषा सहित चंदन के लिए तमाम बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजनों का ढेर लगा दिया। मगर विवेक और निमीषा से कुछ खाते नहीं बन रहा था। कारण निमीषा की सहेली की बुजुर्ग सास वो वहीं पास में बैठी थी, मगर निमीषा की सहेली ने सास को कुछ खाने को तो देना दूर, उन्हें पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। ये सब चंदन बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने तुरंत ही अपनी माँ की सहेली को टोकते हुए कहा, मासी जी आप दादी को कुछ क्यों नहीं दे रही? क्या आप उनसे प्यार नहीं करती, उनका सम्मान नहीं करती? ये शब्द सुनकर निमिषा की सहेली और उसके पति की नज़रें झुक गई। तब चंदन फिर बोला, मासी जी हमारे घर में तो मेरी मम्मी दादी को बहुत प्यार करती है, बहुत सम्मान करती हैं, सबसे पहले उन्हें खिलाती हैं फिर हम खाते हैं। यही तो आपके बच्चे यानी मेरे भाई बहन सीखेंगे, है ना मासी जी? निमिषा की सहेली और उसके पति की आंखें शर्म से झुकी हुई थी और वहीं वो बुजुर्ग दादी चंदन को मन ही मन में दुआएं दे रही थी। और वहीं आज सचमुच निमिषा को उसके सवाल का जवाब विवेक की कही बातों में मिल गया था कि विवेक ने कहा था निमिषा जिसे देखना चाहिए वो देख रहा है। निमिषा लगातार विवेक को सम्मानित नज़रों से निहार रही थी। साथ संगत जी, घर में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान ज़रूर करना चाहिए। एक घर में दोपहर के 3 बजे के आसपास प्रकाश बाबू ने बहू के कमरे में आवाज़ लगाते हुए कहा, बेटिया कुछ है क्या खाने को? तभी अंदर से उनकी बहू मीता की आवाज़ आई, ये भी कोई वक्त है खाने का? और अभी 11 बजे दिया था ना दूध वाला दलिया, फिर अब 3 बजे हैं, जो रोटी सब्जी बनाई थी वो ख़त्म हो गई है। और आपको कोई काम तो है नहीं सिवाय खाना खाने के? रसोई है या कोई फैक्ट्री जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहेगी? जाइए शाम को देखेंगे, अभी मैं आराम कर रही हूँ। कहते हुए प्रकाश बाबू की बहू मीता ने नज़रें फिर से टीवी पर टिका दी। प्रकाश बाबू चुपचाप वहाँ से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये सब कुछ वहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने वाली लता देख रही थी। लता मन ही मन सोचने लगी कि कहने को इन लोगों के पास इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं,
पैसा है, मगर इतने बड़े बंगले पैसे होने के बावजूद इनका दिल कितना छोटा है, जो अपने घर के पिता तुल्य ससुर जी की सेवा नहीं कर सकते। कम से कम उन्हें भूखे पेट तो मत रखो। काश अगर मेरे ससुर जी होते तो मैं मेरे पिता की तरह उनकी सेवा करती। काम करते करते अचानक से लता को स्मरण हुआ कि ना जाने कितने फल और बादाम, काजू डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और अधिकतर बासी होने पर फेंक दिए जाते हैं। घर के बच्चे उन्हें देखते तक नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ताज़ी चीज़ें खाने का शौक़ है। और उस पर आजकल वो जंक फूड, वो तो उन चीज़ों के शौकीन हैं। ये फल मेवे वो देखकर अनदेखे कर देते हैं। साहब मालकिन को जहाँ अपने काम और किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है, वो क्या खाएंगे और क्या देखेंगे। बचे बेचारे बुजुर्ग दादाजी, तो उनके मुंह में तो दांत ही नहीं हैं। वो तो बस खिचड़ी दलिया या दाल ही खाते हैं। वो फल मेवे क्या खाएंगे। तभी कुछ सोचते हुए लता का चेहरा खिल उठा। उसने एक मुट्ठी मेवा सिलबट्टे पर पीसे और जरा से दूध में एक पके केले के साथ मसलकर बुजुर्ग प्रकाश बाबू को पकड़ा दिए और बोली, बाबूजी चुपचाप खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना। अब साथ संगत जी, प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वो अमृत समान होता है। बुजुर्ग प्रकाश बाबू भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे और उन्हें संतुष्टि से खाते हुए देखकर लता को भी संतुष्टि मिल रही थी। ऐसा तो अब रोज का नियम हो गया। लता रोज ऐसे गरिष्ठ व्यंजन दोपहर में टीवी से चिपकी प्रकाश बाबू की बहू मीता से नज़र बचाकर बुजुर्ग प्रकाश बाबू को दे दिया करती थी और बदले में प्रकाश बाबू की ढेरों दुआएं और आशीर्वाद वो ले रही थी। साथ संगत जी, एक घर परिवार की बात है कि उस परिवार की बहू चंचल अपने ससुर को कह रही थी, पिताजी आपका एक बैग मैंने तैयार कर दिया है, दूसरा खाना खाने के बाद लगा दूंगी, कुछ और रखना हो तो याद दिला देना। अब चंचल के ससुर जी कहने लगे, हाँ बेटा कोई जल्दी नहीं, आराम से कल सुबह कर देना, आज तो तुम थक भी गई होंगी, तुम सो जाना। साथ संगत जी, चंचल के ससुर रामेश्वर बाबूजी 2 साल पहले ही विद्युत विभाग से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद से ही हर साल अपनी पत्नी के साथ गर्मी के कुछ महीने वो हरिद्वार में बिता कर आते थे। वहाँ पर उन्होंने घर खरीद लिया था। रहने की तो कोई समस्या नहीं थी। जब वो हरिद्वार में रहते तो दोनों पति पत्नी काफ़ी किलोमीटर पैदल चलते, घाट पर पहुंचकर गंगा स्नान करते और मंदिर में दर्शन करके पैदल घर लौटते। उनके जीवन का शेष भाग भगवान की उपासना और गंगा मैया के चरणों में समर्पित उन दोनों ने कर दिया था। जब अपने शहर में रहते तो प्रतिदिन दोनों पति पत्नी पार्क में टहलने निकल जाते और फिर मंदिर दर्शन करके लौटते। शाम को रामेश्वर बाबूजी के 2-4 मित्र इकट्ठे हो जाते तो धर्म पर चर्चा होने लगती और रामेश्वर बाबू का बेटा नितिन भी विद्युत विभाग में काम करता था और बहू चंचल एक नौकरानी के साथ घर के काम संभाल रही थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, सब अच्छा चल रहा था। अगले दिन सुबह 10 बजे रामेश्वर जी को हरिद्वार निकलना था, इसीलिए वो खाना खाने के बाद जल्दी ही सोने चले गए। उनकी पत्नी भी अपना सामान इकट्ठा करके दूसरे बैग में रखने लगी। तभी रामेश्वर बाबू की पत्नी यानी कि चंचल की सास कमला जी ने चंचल को आवाज़ दी, चंचल बेटा देखो मेरा नया वाला चश्मा नहीं मिल रहा। चंचल अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और चंचल का पति खाना खाकर टहलने निकल गया था। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद कमला जी बहू के कमरे की ओर गई। चंचल का गला भरा हुआ था और वो फ़ोन पर अपने मायके में रहने वाली अपनी पड़ोस की लड़की से बात कर रही थी और उसे फ़ोन पर कह रही थी, मैं क्या करूँ नेहा, मैं अपने पास ससुराल में अपनी दादी को नहीं रख सकती। चंचल फ़ोन पर नेहा से अपनी परेशानी साझा कर रही थी, कह रही थी मेरे सास ससुर को ना जाने कैसा लगेगा और उधर दादी की दयनीय दशा सुनकर मेरा दिल रोने लगता है, मैं क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आता। चंचल रो रही थी। साथ संगत जी, चंचल की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी। अब घर में केवल चंचल की दादी और पिता ही थे। चंचल और चंचल से बड़े उसके 2 भाई की जिम्मेदारी अब दादी पर आ गई। अपनी धार्मिक विचारधारा पर चलने वाली दादी का रुझान अब बच्चों की ओर चला गया। बड़े लाड प्यार से उन्होंने 3 बच्चों की परवरिश की। चंचल सबसे छोटी थी, दादी उसे अपने पास सुलाती थी और चंचल नाम भी दादी ने ही रखा था। जैसे जैसे सब बड़े हो रहे थे, दादी कमज़ोर हो रही थी। चंचल के दोनों भाइयों की शादी हो गई।
और अब चंचल के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया गया। इसी दौरान चंचल के पिता की भी मृत्यु हो गई। इस सदमे से चंचल की दादी टूट गई। चंचल के पिता और रामेश्वर जी एक दूसरे से जानकार थे, एक दूसरे के मित्र थे। अपने मित्र की मृत्यु की खबर पाकर रामेश्वर जी शोक प्रकट करने के लिए चंचल के घर गए थे। बेटे का मित्र भी बेटे जैसा ही होता है, इसीलिए चंचल की दादी ने रामेश्वर से चंचल के लिए कोई अच्छा घर परिवार ढूंढने के लिए कहा। रामेश्वर जी ने कहा, अम्मा, मैं आपकी पोती चंचल को अपनी बेटी बनाकर घर ले जाऊं तो कैसा रहेगा? मेरा बेटा नितिन भी विद्युत विभाग में काम करता है, अच्छा वेतन है, पक्की नौकरी है। चंचल मेरे घर में आएगी तो हमारे घर में रौनक आ जाएगी। दादी बोली कुछ नहीं, बस चुपचाप रामेश्वर जी के चेहरे को देखती रही। फिर उन्होंने ही कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी बहुओं से और बच्चों से सलाह मशवरा करके बता देना, मैं इंतज़ार करूँगा। उदास मन से दादी ने कहा, किससे सलाह लेनी है मुझे? ऐसा लगता है दोनों बहुएं तो आफत टालने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। ना जाने क्या क्या लिखा है मेरी किस्मत में। पहले छोटी सी उम्र में पति अकेला छोड़ गया, फिर बहू चली गई और अब बेटा भी धोखा दे गया। मेरे तो प्राण सूख रहे हैं मेरी पोती की चिंता में, फिर भी उनको पूछना तो पड़ेगा। अब रामेश्वर जी ठीक है कहकर घर आ गए और कुछ दिनों के बाद चंचल नितिन की पत्नी बनकर रामेश्वर जी के घर आ गई। मगर अपनी सारी ज़िंदगी औलाद की परवरिश में खपा देने वाली दादी के हालात बद से बदतर हो गए। अब उनके पोते उन्हें पूछते तक नहीं थे, उनकी पत्नियां भी सीधे मुंह बात तक नहीं करती थीं और चंचल की दादी का शरीर अब केवल ढांचा रह गया था और उनकी चारपाई घर के बाहर बरामदे में लगा दी गई। बस फिर कोई भी उनका हालचाल पूछने के लिए पास नहीं जाता था। देर सवेर कोई ना कोई बहू खाना दे जाती थी। अपमान और अपेक्षा की शिकार दादी ने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई। अब चंचल की एक बार दादी को लेकर खूब बहस हुई थी अपनी भाभियों से और उसकी भाभियां बोल पड़ी, हाँ, हमें तो जैसे परवाह ही नहीं है, अब तुम ही आई हो हितैषी बनकर। पिछले 2 साल से क्या तुम ही खिलाने आ रही थी? हम तो भूखा ही मार रहे थे। चंचल की दोनों भाभियां उसे ही उल्टा बुरा भला सुनाने लगी। कहने लगी, हम भी खूब समझते हैं तुम्हारी खोखली हमदर्दी को। तुम्हारी नज़रें इन दादी की ज़मीन और बैंक के खाते पर हैं, सीधा सीधा क्यों नहीं कहती? अब चंचल अपना सब मुँह लेकर अपने घर लौट आई और आज 1 महीने के बाद अपनी सहेली नेहा के फ़ोन से अपनी दादी के बदतर हालातों की खबर पाकर चंचल की अंतरात्मा दुखी हो गई। सास की आवाज़ सुनकर चंचल ने आंसू पोंछे और चश्मा ढूंढकर सास को दे दिया। चंचल के चेहरे पर उदासी थी। अगले दिन सुबह हरिद्वार जाने के लिए रामेश्वर जी ने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और चंचल के सर पर हाथ फिराते हुए बोले, चिंता ना करना, हम जल्दी ही लौट आएंगे। माता पिता को विदा करके नितिन भी अपने ऑफिस चला गया और चंचल घर के काम में लग गई। शाम को घर के बाहर गाड़ी का जाना पहचाना हॉर्न सुनकर चंचल हैरान थी, क्योंकि वो आवाज़ उनकी गाड़ी की थी। अब चंचल ने बाहर आकर देखा तो वो चौंक गई। गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे चंचल के ससुर रामेश्वर जी। चंचल ने कहा, पिताजी आप वापस आ गए, आप तो हरिद्वार गए थे ना? अब रामेश्वर जी बोले, हाँ बेटा, हम दोनों ही वापस आ गए, अब हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, मथुरा, वृंदावन सारे तीर्थ स्थल तुम्हारे घर ले आया हूँ हमेशा के लिए। ये कहकर रामेश्वर जी ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर की ओर इशारा कर दिया। अब चंचल की सास के साथ चंचल की दादी बैठी हुई थी। देखते ही चंचल रो पड़ी। दौड़कर उसने दादी को अपने गले लगा लिया। इसके बाद चंचल की सास ने चंचल को ढांढस बंधाते हुए कहा, अपने बुजुर्गों को दुखी और दयनीय हालात में छोड़कर हम तीर्थ यात्रा पर जाएं तो कैसी तीर्थ यात्रा और कैसा पुण्य धर्म, अरे कैसा गंगा स्नान। अब हमारा घर ही हमारा तीर्थ स्थल है चंचल। रामेश्वर जी ने गाड़ी से बैग उतारते हुए कहा, और इस तीर्थ स्थल को पवित्र बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। सच में आज चंचल दिल से बहुत खुश थी कि तभी दादी ने अपनी टूटी फूटी आवाज़ में चंचल से कहा, देवी देवता मंदिरों में नहीं घरों में ही रहते होंगे, तुम्हारे सास ससुर इंसान नहीं देवता हैं। साथ संगत जी, हर एक इंसान को अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की दुआ आपका बड़े से बड़ा काम भी बना देती है और उनकी बद्दुआ आपको कहीं का नहीं छोड़ती। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना,
धन निरंकार जी।